Hello student. Today we are going to start a new chapter. You can say genetics part 2. अब तक हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स पार्ट 1. अब हमारा अगला चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये जेनेटिक्स पार्ट 2 भी कहलाता है. इन द प्रीवियस चैप्टर हमने जेनेटिक्स की कुछ फंडामेंटल बातें पढ़ी. प्रीवियस चैप्टर में क्लासिकल जेनेटिक्स था, जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स और उसकी फंडामेंटल चीज़ें. फिर उसी चैप्टर में आगे जाकर क्रोमोसोमल जेनेटिक्स आती है, मॉर्गन्स की क्रोमोसोम के साथ की जेनेटिक्स, और एंड में ह्यूमन जेनेटिक्स तक हमने वहाँ पढ़ा. तो ये जो पार्ट है ये जेनेटिक्स का एक पर्टिकुलर पार्ट है, जिसमें किस तरह से इनहेरिटेंस को स्टडी किया गया, व्हाट आर द वेरियस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ द करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड इन व्हाट डिफरेंट मैनर. ये सब चीज़ें हमने उस चैप्टर में पढ़ी. ठीक है. नाउ एट द सेम टाइम हमारे जेनेटिक्स का अब सेकंड 2 पार्ट उसमें हो चुके हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल. इसके बाद में जेनेटिकल पार्ट का थर्ड पार्ट सेगमेंट आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. वो इस चैप्टर में शुरू होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये एक तरह की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है जो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स के बाद स्टार्ट होती है. इनफैक्ट क्रोमोसोमल जेनेटिक्स से पैरेलली शुरू हुई और आगे जाकर के फिर सारा काम मॉलिक्यूलर लेवल पर होने लगा. देखिए, क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडल ने ये कहा कि देयर आर सम फैक्टर्स सो कॉल्ड जीन्स विच रेगुलेट अ करेक्टर. क्रोमोसोमल जेनेटिक्स में जब हम आए तो हमने कहा कि यही मेंडेलियन फैक्टर क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं और क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेनेशन दिया. अब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जब आते हैं तो उस क्रोमोसोम के अंदर भी आखिर ये जीन कहाँ है और किस चीज़ के बने हैं, इस चीज़ को हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं. ये क्वेश्चन मेंडल से ही शुरू में पूछा गया था कि वेयर द जीन्स, वेयर द फैक्टर्स आर लोकेटेड एंड फ्रॉम विच मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. मेंडल तो खैर इन दोनों बात का जवाब नहीं दे पाए. फैक्टर्स कहाँ होते हैं ये चीज़ मॉर्गन ने बताई कि क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम भी 2 चीज़ों को मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन. तो आखिर ये फैक्टर डीएनए के बने हैं या ये जीन, ये फैक्टर प्रोटीन के बने हैं, ये कोई नहीं जानता था. और मैंने आपको उस समय बताया था जीन को डिफाइन करते समय कि जीन का केमिकल नेचर हमें 1950 के बाद जाकर कंफर्म हुआ. अब हम जब जीन के केमिकल नेचर पर वर्कआउट करते हैं तो वहीं से हम मॉलिक्यूलर पार्ट पर आ जाते हैं. केमिकल नेचर मतलब कौन सा केमिकल मॉलिक्यूल है जो जीन बना रहा है, जो जेनेटिक मटीरियल है. और इसीलिए जब क्रोमोसोमल जेनेटिक्स की बात आई तो ऑलमोस्ट पैरेलल में ही जीन का केमिकल नेचर, मॉलिक्यूलर नेचर फाइंड आउट करने की भी कोशिश की गई. और वहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो ये इनहेरिटेंस ऑर्गेनिज्म में होता है उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है, कौन से मॉलिक्यूल से ये गवर्न होता है, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ हम मॉलिक्यूलर पार्ट पर आते हैं. सबसे पहले हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाले सेगमेंट में आएंगे कि आखिर हमें कैसे मालूम चला कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, कैसे ये चीज़ फाइंड आउट की गई. ठीक है. और उसके बाद फिर इस चैप्टर में आगे 11th में जो आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर था, उसका जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट था वो इसमें फिर से आता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड. और उसके बाद फिर मैकेनिज्म पूरा है कि कैसे हमारे अंदर जीन एक्सप्रेस होते हैं, रेगुलेट होते हैं. तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का चैप्टर है. इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सेल में होने वाले बड़े बड़े मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें समझने हैं, मैकेनिज्म रहेंगे उनके. तो यहाँ कोई क्रॉस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई रेशो नहीं है. ये मैकेनिज्म लेवल का चैप्टर है. ठीक है. चैप्टर का सबसे पहला पार्ट रहेगा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ये चैप्टर भी एनसीईआरटी में बेहतरीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इसकी लैंग्वेज समझना बड़ा ज़रूरी और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो जितना जितना पार्ट हम कवर करते जाएंगे उसको एनसीईआरटी से भी समझना उतना ही ज़रूरी होगा. सबसे पहले सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक तरह से ये उस क्वेश्चन का जवाब था जो बरसों पहले मेंडल से पूछा गया कि आपके ये फैक्टर किस चीज़ के बने हैं. मेंडल वाज एन आंसर्ड. फिर जब मॉर्गन आए तो मॉर्गन भी केवल लोकेशन बता पाए कि हमारे हिसाब से जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, बट किस चीज़ के बने हैं नो वन नोस. मतलब मेंडल और मॉर्गन के टाइम भी दुनिया में ये कोई नहीं जानता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन है, आखिर ये फैक्टर, ये जीन किस चीज़ से बना है. ठीक है. तो हमने जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने की कोशिश करी अलग अलग लोगों ने, एंड इट टेक्स सेवरल ईयर्स.
कोशिश ज़रूर करी कि व्हाट इज़ जेनेटिक मटीरियल, लेकिन इसको सर्च करने से पहले ये सोचा गया कि आखिर हम जेनेटिक मटीरियल में चाहते क्या हैं। हमने जेनेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की कि आखिर एक जेनेटिक मटीरियल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खास बातें होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो एज ए जेनेटिक मटीरियल काम कर पाएगा, इनहेरिटेंस कर पाएगा। तो हमने भले हमें नहीं मालूम चला कि कौन है, लेकिन हम उसमें क्या चाहते हैं, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की कि हमें जेनेटिक मटीरियल में ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर फिर हमने सर्च करना शुरू किया कि आखिर इस बेसिस पर कौन सा मटीरियल जेनेटिक मटीरियल कहा जा सकता है। और इसी तरह से सर्च करते करते हमारी सर्च पहुंची डीएनए पर। डीएनए को फाइनली जेनेटिक मटीरियल माना गया, उसके फेवर में क्लियर एविडेंसेस मिले हमें। वही सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। हम जेनेटिक मटीरियल को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, जेनेटिक मटीरियल इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन स्टोर, which can express, which can transfer the hereditary information from one generation to next generation. जेनेटिक मटीरियल वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस है जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे अच्छे से, ज़रूरत पड़ने पर वो उसको एक्सप्रेस करके करेक्टर बनाए और फिर नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी में ट्रांसफ़र भी करे। ये तीन ज़रूरी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी तो वो जेनेटिक मटीरियल कहलाएगा, ठीक है। और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की। यहाँ पर सब्जेक्टिव बोर्ड पैटर्न का भी क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल में कुछ हमने 7-8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एक एक लाइन में हमें ध्यान रखनी है कि एक जेनेटिक मटीरियल में क्या होना चाहिए, और उसी बेसिस पर फिर उसको सर्च किया गया। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि जेनेटिक मटीरियल वो होगा जो ऑर्गेनिज्म की सारी सेल में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट, ठीक है। ये माना गया कि भाई जेनेटिक मटीरियल है तो वो बॉडी की हर सेल में होना चाहिए और लगभग इक्वल अमाउंट में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी किसी और मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटीरियल के बारे में सोचेंगे तो हमें ये चीज़ें फुलफिल करनी होगी, ये सब फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड वन, इट शुड हैव वास्ट डाइवर्सिटी। ये एक और देखिए, वास्ट डाइवर्सिटी मतलब वो काफ़ी वर्सेटाइल होना चाहिए, उसमें हज़ारों वैरायटी ऑफ जीन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो आपका ये मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छी खासी वैरायटी, डाइवर्सिटी हो, जिससे कि वो तरह तरह के जीन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, ठीक है। उसके बाद में इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वो बड़ा स्टेबल होना चाहिए, केमिकली इजीली चेंज नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करे, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल हो, क्योंकि अगर वो स्टेबल रहेगा तो उसके अंदर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो भी अनचेंज्ड रहेगी। अगर मॉलिक्यूल ही बहुत अनस्टेबल है तो हमारी इंफॉर्मेशन भी चेंज होती रहेगी, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए जेनेटिक मटीरियल के लिए ज़रूरी है वो स्टेबल रहे केमिकली, स्ट्रक्चरली। देन उसके बाद में तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इट कैन स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में वो स्टोर कर सके। इट कैन एक्सप्रेस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब जरूरत हो वो इन इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सके, करेक्टर बना सके, ठीक है। एंड इट कैन ट्रांसफर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वो ट्रांसफर भी कर सके, ठीक है। मतलब वो अच्छा खासा स्टेबल होना चाहिए, सारी सेल में इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, अच्छी खासी वैरायटी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, एक्सप्रेस करे एंड ट्रांसफर भी करे, ठीक है। इसके बाद दो जरूरी चीज़ें और ऐड की गई, और वो क्या थी, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका, कि वो अपनी खुद की कॉपी कर सके, रेप्लिका, क्लोन बनाए, जैसा वो एग्जैक्ट कॉपी बनाए, जिसको रेप्लिका, रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन एबिलिटी मस्ट है, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अपनी इंफॉर्मेशन को बिना चेंज के भेज पाएगा, तो वो रेप्लिकेशन कर सके। देन इट कैन अंडरगो स्लो चेंजेस, इसके अलावा स्टेबल रहे लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंज होने की एबिलिटी रहे, बहुत ज़्यादा रेट पर भी नहीं, स्लो चेंज, इनको हम कहते हैं म्यूटेशन, म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन एबिलिटी, कि उसके अंदर म्यूटेशन एबिलिटी भी रहे, थोड़ा बहुत चेंज होने की भी गुंजाइश हो, क्योंकि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन चेंजेस आएंगे, नेचर बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल को भी बदलना पड़ सकता है। अगर इसमें चेंज होने की एबिलिटी नहीं होगी तो इवॉल्व नहीं होगा, इसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं लाया जा सकता, इसलिए थोड़ा बहुत ये चेंज भी कर पाए, इसमें म्यूटेशन एबिलिटी भी हो,
जब भी आपको जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए तो ये 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक जेनेटिक मटेरियल में हम ये सब चीज़ें चाहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल इन सबको फुलफिल करेगा वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। अब जिस तरह की ये हमारी नीड है, इसको देखते हुए तो ये बात तो बहुत पहले ही क्लियर हो गई कि जेनेटिक मटेरियल कोई छोटा मोटा माइक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता। किसी माइक्रो मॉलिक्यूल के बस की बात नहीं इतना सब कुछ मैनेज करना। ये सेल का डेफिनेटली कोई मैक्रो मॉलिक्यूल, कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब सेल में मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, जब इस पर सोचा गया द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एनी मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ सेल, तो ये सेल का कोई मैक्रो मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो हमने सोचा कि मॉलिक्यूल कौन कौन से, तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। मेजर फॉर्म में देखा जाए तो यही है। ठीक है कि ये सब कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इनमें से कोई होना चाहिए। लेकिन इसमें आरएनए को लेकर शुरू से ही क्वेश्चन मार्क रहा। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दैट आरएनए इज बीइंग वेरी अनस्टेबल। आरएनए बड़ा अनस्टेबल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो शुरू से आरएनए को लेकर के डाउट तो रहा ही रहा, इट इज बीइंग वेरी अनस्टेबल। इसलिए ये तो शुरू से ही रेस से बाहर ही था। सही मायने में जेनेटिक मटेरियल के कैंडिडेचर में 3 कैंडिडेट थे जो रेस में रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए। समझ गए? अब इनमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है? ठीक है, देखा जाए तो तीनों मैक्रोमोलिक्यूल, तीनों हर सेल में मिलते हैं। ठीक है, इस बीच में सटन एंड बॉवरी का काम आता है, क्योंकि देखो ये पैरेलली चल रहा है। एक तरफ वो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स चल रही है, सटन, बॉवरी, मॉर्गन का काम, और इधर हम ये ढूंढ भी रहे हैं। ठीक है, तो सटन एंड बॉवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये चीज कंफर्म हुई क्रोमोसोमल थ्योरी और उसके बाद लिंकेज से मॉर्गन ने की। अब जब ये कंफर्म हो गया कि जीन क्रोमोसोम पर ही हैं, जीन मतलब फैक्टर और वही कैरेक्टर बना रहे, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी उसी में ही है, और अगर क्रोमोसोम में है तो क्रोमोसोम तो हम जानते हैं 2 ही चीजों का बना हुआ है, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन। क्रोमोसोम और कुछ भी नहीं है, डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी या तो डीएनए का बना है या प्रोटीन का बना है। और यहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट का जो कैंडिडेचर था वो खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया। अब रेस में 2 लोग बचे, प्रोटीन एंड डीएनए। और जो हमने प्रॉपर्टीज अभी डिसाइड की, ये दोनों शो करते हैं। अच्छे खासी डाइवर्सिटी दोनों में है, दोनों हर सेल में होते हैं, दोनों हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इन चीज़ों में दिक्कत नहीं। प्रोटीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहा शुरू से एज ए जेनेटिक मटीरियल, डीएनए और प्रोटीन। और अब ये लड़ाई थोड़ी और लंबी चली, कुछ और अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए, तब जाकर जेनेटिक मटीरियल कन्फर्म हुआ। बट बाद में जो आए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सब डीएनए के फेवर में गए। ठीक है, आफ्टर दिस ऑलमोस्ट ऑल एविडेंसेस कम्स इन फेवर ऑफ डीएनए, और इसीलिए फिर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। एक्चुअली क्या है, देखिए 2 चीजें हैं जहां प्रोटीन डीएनए से पीछे रह गया। वन इज द रिप्लिकेशन एंड अनदर इज म्यूटेशन, जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी थी। ये दोनों प्रॉपर्टीज में डीएनए जो है प्रोटीन से आगे निकल गया। डीएनए रिप्लिकेट कर पाता है, प्रोटीन नहीं कर सकता, और डीएनए में म्यूटेशन हो जाते हैं, प्रोटीन में नहीं होते। इन 2 चीजों के बाद ही हमें क्लियर हुआ, और फिर प्रोटीन रेस में पीछे रह गया। फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए माना गया, और इसके फेवर में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। हमें एनसीईआरटी ने अलग अलग टाइम में किए गए 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, हाउ द जेनेटिक मटेरियल इज कंफर्म्ड एज डीएनए। इसके डीएनए के फेवर में 3 एविडेंस दिए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले 3 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा इजी पार्ट भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है एविडेंस फ्रॉम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एसएफ ग्रिफिथ इन 1928। एसएफ ग्रिफिथ एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, और वो दरअसल एक डिजीज पर काम कर रहे थे, निमोनिया पर। निमोनिया काफ़ी होती थी उस टाइम ब्रिटेन में, और ये निमोनिया पर काम कर रहे थे कि किससे होता है, क्यों होता है। इनके एक्सपेरिमेंट में हमें पहली बार कुछ हिंट लगा जेनेटिक मटेरियल को लेकर। हालांकि इन्होंने तो कभी डायरेक्टली डीएनए के फेवर में बात नहीं कही, लेकिन इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से फिर आगे की चीज़ें आती हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में कई बार आप बैक्टीरिया, जब मोनेरा पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं 11th में, तब भी आता है।
बैक्टीरिया में आपने रिप्रोडक्टिव मेथड में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट सेक्सुअल लाइक प्रोसेस होते हैं, जिसमें 3 नाम बताए जाते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन में तो 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन थोड़ा अलग प्रोसेस है। अगर आपको वो दोनों प्रोसेस थोड़ा आइडिया है तो वो यहाँ बड़े काम आएंगे। उनमें से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एज ए बैक्टीरियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड ही कहा जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम एज एविडेंस भी यूज कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या, देखिए इनके एक्सपेरिमेंट में। ग्रिफिथ वाज वर्किंग ऑन निमोनिया डिजीज, और ड्यूरिंग दिस स्टडी he came to know that this disease is caused by a bacteria। उनको ये पता चला कि this is being caused by a bacteria। उन्होंने बैक्टीरिया वर्कआउट किया तो पता चला कि बैक्टीरिया कौन सा है, डिप्लोकोकस निमोनी। बट इस बैक्टीरिया के और भी नाम हैं। इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसको न्यूमोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, एक ही बैक्टीरिया है, नाम अलग अलग है। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस निमोनी कहा जाता है। ये निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया और उसका कल्चर डेवलप किया। जब इन्होंने इसका कल्चर डेवलप किया तो कल्चर के अंदर ग्रिफिथ को दिखाई दिया कि ये बैक्टीरिया के तो 2 फॉर्म होते हैं, 2 टाइप है, इसके 2 स्ट्रेन है। ठीक है, और वो कल्चर देखने पर उनको पता चला, तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द कल्चर ऑफ दिस बैक्टीरिया, एंड इन कल्चर कंडीशन ही ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 2 स्ट्रेन मिले, और वो कहा गया एस टाइप, आर टाइप। ये इनकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक को देखकर नाम दिया गया है। एस का मतलब यहाँ स्मूथ से है और आर का मतलब रफ से है। एक्चुअली जब उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया, बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो होता है। एक अकेला बैक्टीरिया कभी नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एक साथ एक कॉलोनी बनाते हैं। अच्छा, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह की कॉलोनी बनाते हैं। कलर, शेप, साइज, कॉलोनी में फर्क होता है। कॉलोनी से बैक्टीरिया पहचान में आ जाता है कई बार। यहाँ उनको कल्चर में 2 तरह की कॉलोनी मिली। एक तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाली शाइनी कॉलोनी थी, और एक बड़ी रफ सरफेस वाली कॉलोनी। तो एक को उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया कह दिया, एक को आर टाइप, स्मूथ टाइप, रफ टाइप। स्मूथ वाले बिकॉज दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज इन कल्चर मीडियम, दे फॉर्म रफ कॉलोनीज। अब ये स्मूथ और रफ क्यों है, तो इस बैक्टीरिया की स्लाइड ब्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो पता चला कि जो स्मूथ कॉलोनी बनाता है वो स्मूथ इसलिए दिखता है कि उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग, एक शीट पाई जाती है। आप जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स बताते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट। थोड़ी थिन होती है तो स्लाइम लेयर, थोड़ी थिक होती है तो कैप्सूल कहते हैं। एक एडिशनल कवरिंग है ये म्यूसिलेज की। ठीक है, इस म्यूसिलेज की कवरिंग की वजह से, म्यूसिलेज की वजह से ये शाइनी भी हो जाता है, और बिल्कुल ये शाइनी बिल्कुल चिपक करके एक शाइनी स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। तो ये म्यूसिलेजिनस शीट होती है। ऐसी कोई म्यूसिलेजिनस शीट आर टाइप में नहीं होती। वहाँ सीधा बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, यहाँ सेल वॉल के बाद म्यूसिलेज अलग से है। अब ये जो म्यूसिलेज होता है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। ये चीज़ आपको मोनेरा में भी पढ़ाया जाता है। इस म्यूसिलेज की वजह से, और यही म्यूसिलेज जब थोड़ा थिक हो जाता है उसको कैप्सूल कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। ये कैप्सूल, ये म्यूसिलेज, ये स्लाइम लेयर जो है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली होस्ट के अंदर जाते। जब बैक्टीरिया होस्ट में जाता है, चाहे फूड के थ्रू जाए, चाहे ब्लड में जाए, कैसे, तो होस्ट का जो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, अगर वो फूड के थ्रू जा रहा है तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाता है, या ब्लड में अपना एक इम्यूनिटी का पूरा पार्ट है। लेकिन अगर उसके चारों ओर म्यूसिलेज या कैप्सूल है तो बैक्टीरिया होस्ट की इन सारी चीज़ों से बच जाता है। वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जब बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में जाकर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो वो सर्वाइव करता है, और जब वो सर्वाइव करता है तो वो मल्टीप्लाई करता है और कुछ एक्टिविटी शो करता है। उसके मल्टीप्लिकेशन और उसकी एक्टिविटी की वजह से ही डिजीज प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखिएगा, पैरासाइट होस्ट में डिजीज तब कॉज करता है जब वो पहले होस्ट में सर्वाइव तो करे। तो म्यूसिलेज की शीट होने की वजह से बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव करता है और इसलिए वो डिजीज कॉज करता है। और देखा गया कि इट कॉजेज डिजीज। इसको कहा गया ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वायरुलेंट है, जो डिजीज कॉजिंग होता है। लेकिन जो रफ है, कोई म्यूसिलेज की शीट नहीं, सीधा सेल वॉल। तो ये होस्ट की या ह्यूमन बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो इम्यूनिटी है, उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये मर जाता है। और ये मर जाता है इसलिए डिजीज कॉज नहीं करता। और आर टाइप बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक, ए वायरुलेंट होता है। समझ गए? तो ग्रिफिथ ने जब इस बैक्टीरिया का कल्चर किया तो उनको 2 टाइप के मिले, एस टाइप, आर टाइप। अच्छा, ये डिजीज कॉज कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करी है।
अब ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो 4 स्टेप्स का था और बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट था। आप देखिए उनके एक्सपेरिमेंट की स्टेप ध्यान रखेंगे तो उनके जो स्टेप्स थी एक्सपेरिमेंट की, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एस टाइप का कल्चर लिया बैक्टीरिया का और उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने एक आर टाइप का बैक्टीरिया भी लिया और उसको माइस में डाल दिया। 2 तरह के कल्चर मिले, दोनों बैक्टीरिया लिए, माइस में इंजेक्ट कर दिए। जिसमें एस टाइप का बैक्टीरिया डाला गया उस माइस को निमोनिया डिजीज हुई और अल्टीमेटली वो निमोनिया से मर गया। उस डेड माइस में से जब उन्होंने वापस रिकवर किया तो उस डेड माइस में से उनको एस टाइप बैक्टीरिया मिले, जबकि आर टाइप जिसमें डाला गया उस माइस को कोई डिजीज नहीं हुई। माइस रिमेन हेल्दी और वो सर्वाइव भी करता है, मरता भी नहीं है, और उस माइस के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं मिले। मतलब जो आर टाइप बैक्टीरिया माइस में ऐड भी किए तो वो माइस के अंदर जाकर खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए और माइस में कोई डिजीज भी नहीं हुई। यहाँ पता चल रहा है कि एस टाइप बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक है, आर टाइप बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है। अब उन्होंने क्यूरियोसिटी बेस पर 2 एक्सपेरिमेंट और किए। एक तो उन्होंने क्या किया, ये एस टाइप बैक्टीरिया लिया और उसकी कल्चर ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर दिया, हीट करा अच्छे से। हीट करने पे ये होता है कि जब आप ऐसे कल्चर हीट करोगे तो जो बैक्टीरिया जो सेल है अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मर जाती है, ठीक है। तो हीट किल्ड किया गया, हीट करने पर एस टाइप बैक्टीरिया मर जाएगा, हीट किल्ड एस टाइप। अब इसको इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा माइस को कोई डिजीज नहीं हुई। माइस को डिजीज नहीं होने का मतलब है कि एस टाइप वाला बैक्टीरिया हीट करने से मर गया। माइस को कोई डिजीज नहीं हुई, माइस सर्वाइव करता है और माइस की बॉडी में हमें कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुए, ठीक है। यानी कि हीट करने से बैक्टीरिया की डेथ हो गई और इसलिए डिजीज नहीं हुई। अब एक सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट और किया गया, लास्ट 4th स्टेप, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उन्होंने अपने 4th स्टेप में क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप दोनों को मिक्स कर लिया। आर टाइप का कल्चर और हीट टाइप का जो कल्चर था दोनों को मिला दिया। अब ये दोनों में देख लीजिए कहीं भी डिजीज नहीं हो रही दोनों में, तो इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कर दिया। एंड वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट वाज देयर कि माइस डेवलप्स निमोनिया डिजीज, माइस को निमोनिया हुई। जबकि आप देखो अकेले आर टाइप से डिजीज नहीं हो रही, अकेले हीट किल्ड एस टाइप से भी नहीं हो रही, दोनों को मिलाकर डाला तो डिजीज हो गई, माइस की डेथ हो गई। और उस डेड माइस में से जब हमने रिकवर किया तो उसमें हमें कौन से बैक्टीरिया मिले, एस टाइप बैक्टीरिया ऑब्जर्व। ये उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐड क्या किया, तो उन्होंने ऐड किया था आर टाइप बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड एस टाइप। मतलब इसमें जिंदा लिविंग बैक्टीरिया कौन है, आर टाइप। एस टाइप तो हीट किल्ड था, वो तो मर चुका है, और वहां लास्ट में हमें सर्वाइव बैक्टीरिया कौन सा मिला, वो मिला एस टाइप। मतलब यहाँ बाद में एस टाइप बैक्टीरिया मिल रहा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये एस टाइप बैक्टीरिया आया कहाँ से, हमने तो ऐड ही नहीं किया, हमने तो आर टाइप ऐड किया था, बाकी तो हीट किल्ड था एस टाइप तो, और यहाँ हमें एस टाइप मिलता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? ग्रिफिथ ने यहाँ पर ये सोचा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि इस आर टाइप बैक्टीरिया, यही आर टाइप बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हुआ, एस टाइप में। वैसे आर से एस में कन्वर्ट होने में एक म्यूसिलेज तो बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये लिविंग आर टाइप यहाँ पर एस टाइप में कन्वर्ट हुआ और उसी ने डिसीज कॉज की। और यहाँ जो ये हीट किल्ड एस टाइप मिलाया, इसका भी रोल है कि इस लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया ने अपने आसपास, देखिए हीट किल्ड में क्या होगा, इसकी सेल बिखर गई, टूट गई, तो सब सेल के पार्ट्स बिखरे हुए हैं। तो इस लिविंग एस टाइप आर टाइप बैक्टीरिया ने अपने आसपास जो ये डेड मटेरियल एस टाइप का बिखरा हुआ है उसमें से कुछ तो उसने रिसीव किया। समथिंग इज बीइंग टेकन बाय आर टाइप बैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप, और उसने कुछ ऐसी चीज ले ली जिससे उसमें म्यूसिलेज बनाने की एबिलिटी आ गई, और उसने म्यूसिलेज बना लिया तो वो एस में कन्वर्ट हो गया और वो डिजीज कॉज करने लगी। तो ग्रिफिथ का मानना था कि इसने कुछ तो लिया और ये चेंज हो गया। सो समथिंग इज बीइंग टेकन एंड इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि ये चेंज हो गया तो इस प्रोसेस को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया द्वारा अपने आसपास पड़ी कुछ चीज ले लेना और उससे खुद को बदल लेना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ ग्रिफिथ ने अंदाजा लगाया कि जो कुछ इसने लिया, मुझे नहीं मालूम है क्या लिया उसने, बट जो भी इसने रिसीव किया एस टाइप का, वो डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, क्योंकि जैसे उसने उसको रिसीव किया तो उसमें म्यूसिलेज बनाने का करैक्टर आ गया, और करैक्टर तो जेनेटिक मटेरियल पर ही होता है।
इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि जिस मटेरियल हीट किल्ड एस टाइप के जिस मटेरियल को लेने से ये ट्रांसफॉर्म हो गया वो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, लेकिन ये मटेरियल कौन सा था इसका नेचर वो नहीं बता पाए। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन रहा, क्या कंक्लूजन रहा देखिए, इन द फोर्थ स्टेप आर टाइप बैक्टीरिया हैज टेकन समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, इसके आसपास जो हीट किल्ड मटेरियल पड़ा है उसमें से कुछ ले लिया, and get converted or transformed into S type, and this process is called transformation. इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बाद में अब तो खैर और क्लियर है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और ये आज हमें मालूम है कि उसने जो है वो डीएनए लिया था। ग्रिफिथ को नहीं मालूम था लेकिन हमें पता है। और बैक्टीरिया का ये एक नेचर होता है कि बैक्टीरिया कई बार अपने आसपास सराउंडिंग में अगर कोई डीएनए का टुकड़ा है तो उसको रिसीव कर लेता है, ले लेता है। बैक्टीरिया की यही एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ वही हुआ, और जिस मटेरियल को उसने लिया द समथिंग इस समथिंग को उन्होंने कहा कि इट इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। जिसने इसको ट्रांसफॉर्म किया उसको क्या कहेंगे, दिस समथिंग मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द ग्रिफिथ इट माइट बी द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का केमिकल नेचर, इसका जो केमिकल नेचर था ये वो नहीं बता पाए उस टाइम। इट वाज नॉट नोन कि आखिर ये कौन है, क्या है, केमिकल नेचर पता नहीं था। तो ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए। ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ से क्वेश्चनिंग हुई। ग्रिफिथ से पूछा गया कि व्हाट इज दिस सब्सटेंस, व्हाट इज द केमिकल नेचर। तो ग्रिफिथ उसका कोई केमिकल नेचर नहीं बता पाया आखिर ये क्या चीज है। दूसरा, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ माइस हियर, माइस का क्या रोल है, आपने माइस में इंजेक्ट किया और वहां चेंज हुआ है तो व्हाट इज द रोल ऑफ माइस। तो ये सब बातें ग्रिफिथ नहीं बता पाए कि आखिर यहाँ माइस का क्या रोल है, ये कौन सा सब्सटेंस है, क्या है, ठीक है। इतना एक्सपेरिमेंट ये तो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 का, ठीक है। ये पहली बार कुछ इंडिकेशन देता है जेनेटिक मटेरियल को लेकर। अब इसके बाद में छोटे मोटे और भी एक्सपेरिमेंट होते रहे। थोड़े समय बाद ही, कुछ सालों बाद ही ये क्लियर हुआ कि माइस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कुछ और जो बाद में साइंटिस्ट आए उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही किया, लेकिन उन्होंने देखा कि देयर इज नो रोल ऑफ माइस, ठीक है। आप ये काम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते। आप एक आर टाइप का कल्चर ले लो और उसमें हीट किल्ड एस टाइप मिला के रख दो, तो विद इन फ्यू डेज उस टेस्ट ट्यूब में एस टाइप बैक्टीरिया ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। तो ये तो कुछ सालों बाद ही क्लियर हुआ कि देयर इज नो रोल ऑफ माइस, देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर देम इन माइस ओनली, द सेम ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन टेस्ट ट्यूब इन विट्रो कंडीशन। आर्टिफिशियल इन विट्रो कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है। आप आर टाइप कल्चर में हीट किल्ड एस टाइप मिला के रख लो, आपको उसमें एस टाइप बैक्टीरिया मिल जाएंगे, तो माइस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम बाद एक और चीज पता चली कि देयर इज नो नीड ऑफ हीट किलिंग, कि हीट करके किल करके मिलाने की भी जरूरत नहीं। आप एस टाइप बैक्टीरिया लो, उसकी सेल को ब्रेक करो, लाइसिस कहते हैं जिसको, उसका प्रोटोप्लाज्म निकालो, और एस टाइप बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म को भी अगर आर टाइप के कल्चर में मिला देते हैं तो भी आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन अकर only by adding the protoplasm of S type in R type. There is no need of heat killing. ना हीट किल करने की जरूरत है, वैसे आप प्रोटोप्लाज्म निकालोगे तो किल तो हो ही रहा है, हीट ना करके दूसरे भी तरीके से हो सकते हैं, और माइस का भी कोई रोल नहीं। लेकिन ये सब्सटेंस कौन सा है इस चीज को लेकर के तो भी पता नहीं चल पाया। कुछ साल और निकले और 1944 में जाकर के 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने ग्रिफिथ के इस सब्सटेंस का केमिकल नेचर बताया, और वही हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन द फेवर ऑफ डीएनए कम्स फ्रॉम एवरी मैक्लॉयड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट, एविडेंस फ्रॉम एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट इन 1944, ठीक है। यहाँ उन्होंने एक नई टेक्निक यूज करी। दे आइडेंटिफाइड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, इन्होंने उसका नेचर बताया। And according to them this substance is DNA,
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ कंफर्म की कि ये क्या है, डीएनए है। इनका एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले, और क्योंकि ये डीएनए है इसलिए फिर इन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज़ करी वो थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब थोड़ा सा आपको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का आइडिया होना चाहिए, इस चैप्टर में कई जगह ये बार बार आएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक साइंटिफिकली तो बहुत बाद में आई है, 1940s के आसपास से डिस्कवर, लेकिन हम इनको एंशिएंट टाइम से भी यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है। किसी सॉल्यूशन, किसी मिक्सचर में से कुछ मटेरियल अगर हमें अलग करना हो तो उनकी डेंसिटी, उनके सेडिमेंटेशन से उनको हम अलग करते हैं। ठीक है, इसमें उस लिक्विड को, उस मिक्सचर को तेज़ी से घुमाया जाता है अलोंग एन एक्सिस। तो जब हम तेज़ी से उसको रोटेट करते हैं तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस लिक्विड में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको लेयर्स में अलग कर देता है। तो वो सेडिमेंट हो जाती है, लेयर्स बन जाती है। आप देखिए साइटोप्लाज्म में से जो सेल ऑर्गेनल निकालते हैं वो इसी तरह से निकालते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं। अब जितना धीरे घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम बनेगा, तो बड़ी बड़ी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो तेज़ी से घुमाना पड़ेगा। इसको सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, और इसको एक वैल्यू से मेजर करते हैं, सैडबर्ग यूनिट। आपने जब राइबोसोम पढ़ा होगा कभी 11th में, तो वहाँ एस आता है, 70S, 80S, एस सैडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये वो उसी सेंट्रीफ्यूगेशन से मेजर होता है। तो चीज़ें सेपरेट करने का एक तरीका, आप देखिए पुराने टाइम में गांव में, आज देखिए हम छाछ फेंटते हैं, और जब छाछ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें से मक्खन निकल आता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन है कि उसके अंदर जो फैट था, जो मक्खन था, वो तेज़ी से जब हमने घुमाया तो उसकी डेंसिटी के बेस पर सेपरेट हुआ है। तो ये डेंसिटी के बेस पर चीज़ों को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं, तेज़ी से घुमाया जाएगा। अब इनको ये तो पता था कि एस टाइप का प्रोटोप्लाज्म निकाल के जब हम आर टाइप में मिलाते हैं तो आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ये जानना चाह रहे थे कि एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आर वाले को एस में कन्वर्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एस टाइप के बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, और उससे जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल थे वो अलग कर लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया, प्रोटीन निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया। 3 चीज़ें आराम से अलग कर पाए। आरएनए बहुत रिएक्टिव रहता है, आरएनए इतना ढंग से अलग नहीं होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, देखिए उनका पूरा एक्सपेरिमेंट देखें अगर हम, तो उन्होंने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए अलग अलग कर दिया, और उन्होंने आर टाइप का कल्चर ट्यूब ले लिया। कल्चर में आर टाइप बैक्टीरिया, एक में सिर्फ एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट मिलाया, एक में एस टाइप का प्रोटीन, एक में डीएनए। तो उनको देखिए रिजल्ट क्या मिला, इस वाले केस में इनको बैक्टीरिया जो मिले वो आर टाइप ही मिले, मतलब आर टाइप वाले बैक्टीरिया आर ही रहे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी कि एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म का जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो ये काम नहीं कर रहा, अलग करके जब हमने डाला तो नहीं हुआ। ठीक है, अब आप देखिए इस प्रोटीन जब मिलाया गया तो भी जो है बैक्टीरिया में कोई एस टाइप नहीं मिला, आर का आर ही रहा, नो चेंज। लेकिन जब उन्होंने डीएनए ऐड किया एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म में से, तो ये जो है आर को एस में बदल देता है। ठीक है, आर टाइप से एस टाइप का कन्वर्जन एग्जैक्टली कब हुआ, जब डीएनए ऐड किया गया। ठीक है, तो इससे उनको काफी लगा कि इसका मतलब देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों में तो नहीं हुआ लेकिन डीएनए में हुआ। इस चीज को और कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक आर टाइप कल्चर में डीएनए लिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया, इन्होंने इसके अंदर एक एंजाइम मिला दिया, डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम क्या करता है, इट डाइजेस्ट डीएनए। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने डीएनए डाला और साथ में डीएनएज एंजाइम मिला दिया, तो अब डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, डीएनएज एंजाइम इस डीएनए को हाथों हाथ डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और नतीजा ये हुआ कि इस वाली ट्यूब में किसी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं दिखा, आर टाइप बैक्टीरिया ही मिले। ठीक है, आर टाइप बैक्टीरिया ही मिले यहाँ पर। व्हाट डज इट इंडिकेट, कि अगर हम डीएनए ऐड करते हैं तो आर से एस में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, और अगर हम डीएनए के साथ साथ वो एंजाइम डाल देते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, तो फिर कन्वर्जन नहीं होता। व्हाट डज इट इंडिकेट, कि अगर हम डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दें तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता,
और अगर डीएनए को ऐड करते हैं तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न कार्बोहाइड्रेट से न प्रोटीन से। ये अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट था इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किससे हो रहा है, डीएनए से। इन्होंने देखिए कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए, एक और तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए एक इन्होंने क्या किया, आर टाइप का कल्चर लिया टेस्ट ट्यूब में और सीधा उसमें प्रोटोप्लाज्म मिला दिया। अगर आर टाइप के बैक्टीरिया में प्रोटोप्लाज्म मिला रहे हैं, अच्छा यही उन्होंने साथ में क्या किया, एक एंजाइम और डाल दिया, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है। अब आरएनए तो वो अलग नहीं कर पाए, तो उन्होंने राइबोन्यूक्लियेज डाला, तो ये क्या करेगा, इट डाइजेस्ट आरएनए। मतलब प्रोटोप्लाज्म लिया और उसमें एक एंजाइम डाल दिया जो इस प्रोटोप्लाज्म का आरएनए डाइजेस्ट कर दे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ उसके बाद भी आर से एस का कन्वर्जन हुआ। ठीक है, क्योंकि ये बात तो जानते थे कि प्रोटोप्लाज्म ऐड करने पर आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अब उन्होंने उसी प्रोटोप्लाज्म में से कुछ बायोमोलिक्यूल अलग कर लिए, तब देखा कि डीएनए ऐड करने पर हो रहा है। इधर और कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, राइबोन्यूक्लियस डाला। अब राइबोन्यूक्लियस डाला तो आरएनए खत्म हो गए। मतलब प्रोटोप्लाज्म में से आरएनए डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अगर आर से एस में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जन आरएनए तो नहीं कर रहा। आरएनए से अगर ये कन्वर्जन हो रहा होता तो अब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएनए डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक और चीज उन्होंने करी, एक और चीज की गई, एक और इसी तरह से कल्चर ट्यूब में आर टाइप का कल्चर लिया और इसमें एक एंजाइम प्रोटीएज मिला दिया, प्रोटीएज। अब प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और उसके बाद भी देखा गया कि इसमें आर से एस का कन्वर्जन हुआ है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में से अगर आप आरएनए हटा दो या प्रोटीएज डाल के प्रोटीन हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आर से एस में कन्वर्जन होता है। ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन चाहे हटा दो चाहे आरएनए हटा दो, कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये दोनों तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। और इधर हमने प्रोटीन तो अलग से डाला भी है, वापस वहीं दिख रहा है, प्रोटीन ऐड करने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और प्रोटीन हटा देने के बाद भी हो रहा। मतलब प्रोटीन का कोई काम नहीं, ना आरएनए का काम है ना कार्बोहाइड्रेट। इन सारे एक्सपेरिमेंट में क्लियर चीज पता चलती है कि जब डीएनए ऐड करोगे तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब आप डीएनए डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर दो, आरएनए डिस्ट्रॉय कर दो या इवन कार्बोहाइड्रेट भी डिस्ट्रॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था एवरी मैक्लॉइडी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को कंफर्म किया कि एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म में उसका ये डीएनए है जो ये सारा चेंज कर रहा है। समझ गए? इसके बेस पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या रहा कि इन द एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स ओनली व्हेन, ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रहा है, ओनली व्हेन डीएनए वाज एडेड एंड व्हेन डीएनए इज डाइजेस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अकर। Thus, this indicates that DNA is the genetic material. ये चीज कंफर्म करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये पूरा एक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसी का आगे का एक्सटेंशन था। एवरी मैक्लॉइडी का ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक हमें ये चीज कंफर्म करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें कुछ लोगों का थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन रहा। कुछ लोगों का मानना था कि सेंट्रीफ्यूगेशन से इनका इतना क्लियर सेपरेशन नहीं हो सकता, कि इतना बिल्कुल प्योर फॉर्म में डीएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अलग नहीं हो सकते, ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो लोगों ने थोड़ा सा सवाल उठाया कि आप कह रहे हो कि हमने डीएनए निकाला और वो ऐड करा, हम कैसे मान लें कि ये प्योर डीएनए ही था? क्या पता कोई और सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी डीएनए जैसी होगी तो वो भी निकल जाएगा इसमें। ये बात सही थी, तो थोड़ा ऑब्जेक्शन था, बट फिर भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। और इस माइनर ऑब्जेक्शन की वजह से ही कुछ सालों बाद ही 1950 में एक एक्सपेरिमेंट और आया, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो कंफर्म हो गया। हालांकि बहुत कुछ तो यही कंफर्म हो गया, लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट और दिया जाता जो थर्ड एविडेंस है। अच्छा, यहाँ जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ आपको दो वर्ड मिलेंगे। एक तो होता है डीएनएस जो मैंने यहाँ यूज़ किया, और एक और है, ये एक जनरल कंसेप्ट है, इसलिए कई बार पूछ लेते हैं दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, डीएनएस और एक होता है डीएनएस ऐसे। तो डीएनएस लिखा है, डीएनएस ये तो है एंजाइम जो ये डीएनए डाइजेस्ट करता है, और अगर ये डीएनएस लिखा है इसका मतलब है मोर देन वन डीएनए मॉलिक्यूल। ये प्लूरल है डीएनए का, जैसे प्लूरल के लिए एस या ईएस लगा देते हैं,
तो डीएनए के बाद में एस लगा है तो ये तो मोर देन वन डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनएज लिखा है और एएसई जो होता है सफिक्स वो आता है एंजाइम के लिए, तो वो तो एंजाइम है, और ये तो खैर प्लूरल ऑफ डीएनए है। तो ये तो खैर वैसे ही क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने बीच में पढ़ाते पढ़ाते। तो दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, और उनके बेसिस पर जेनेटिक मटेरियल का सर्च में सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और फिर उसी का कंफर्मेशन आगे एवरी मैक्लॉयड। अब अगले सेगमेंट में, ठीक है, हम थर्ड एविडेंस लेंगे, हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के दो एविडेंसेस हमने पढ़े। फर्स्ट वाज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड द सेकेंड वन इज एवरी मैक्लॉयडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड एवरीज एक्सपेरिमेंट दोनों कनेक्टेड। ग्रिफिथ ने जो काम किया उसी का एक्सटेंशन है, और ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बताया था उसी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का केमिकल नेचर प्रूव किया एवरी मैक्लॉयडी मैककार्टी। एवरी मैक्लॉयडी के एक्सपेरिमेंट में मोर और लेस ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक कंफ्यूजन था केवल और केवल प्योरिटी को लेकर, कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करके बायोमोलिक्यूल सेपरेट करते हैं तो वो कितने प्योरीफाइड वे में मिलेंगे, क्योंकि हम डेंसिटी के बेस पर सेपरेट करते हैं, तो सिमिलर डेंसिटी वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल भी एक साथ ही आएंगे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहा कि भाई डीएनए वाकई में डीएनए ही था या और कुछ तो नहीं है उसके साथ। एंड दैट्स वाई लेटर ऑन वन मोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस केम इन द फेवर ऑफ डीएनए, एंड दैट वाज द फाइनल एक्सपेरिमेंट, और वो था एविडेंस फ्रॉम हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। 1950 का हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसको कंफर्म कर देता है। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या था और किस तरह से उन्होंने इसको कंफर्म किया। हर्श एंड चेज दे प्रोवाइड फाइनल प्रूफ, एनसीईआरटी इसको लिखती है अनइक्विवोकल प्रूफ। ये टर्म ध्यान रखिएगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। अनइक्विवोकल का मतलब है फाइनल प्रूफ, कोई और कंफ्यूजन नहीं जिसमें, ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ इन फेवर ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। दे यूज्ड रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। इन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक यूज करी है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक क्या है, ये बायोलॉजी में और फिजियोलॉजी में काफ़ी यूज़ होती है। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं। जैसे आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन, जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होती है, तो O18 लिया गया। एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम जानबूझकर ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि वो रेडिएशन एमिट करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म में कहाँ गया, सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बना, उसके बाद वो कहाँ गया, फिर कहाँ गया, हम उसको पूरा ट्रेस कर सकते हैं। तो जितने हमारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं, चाहे वो क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल या और भी जो भी हैं, उनमें हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करे हैं और उसी से हमने उनको फाइंड आउट किया। ये कहलाती है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ट्रेस करना, पहचानना बिकॉज ऑफ रेडिएशन बड़ा ईजी रहता है। तो यहाँ इन्होंने हर्श और चेज ने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किए हैं, इसलिए यहाँ प्योरिटी वाला कोई इश्यू नहीं रहा, रेडिएशन से बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट आएगा। और इन्होंने यहाँ पर दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किए, टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वन इज फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35। फॉस्फोरस और सल्फर के दोनों रेडियो एक्टिव फॉर्म, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और फॉस्फोरस और सल्फर ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन जो था वो डीएनए और प्रोटीन को लेकर ही तो है, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। अब आप देखिए फास्फोरस जो होता है ये डीएनए में होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं होता, सल्फर प्रोटीन में होता है डीएनए में नहीं होता। तो अगर हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेंगे तो बिना देखे कह सकते हैं कि इससे केवल डीएनए ही तो रेडियो एक्टिव बनेगा, प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव नहीं बनेगा, फास्फोरस यूज ही नहीं होता। सल्फर रेडियो एक्टिव लेंगे तो केवल प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आएगी, डीएनए में नहीं आएगी, इसलिए ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए गए। तो इन्होंने एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक यूज़ करी है और ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और यही दो क्यों लिए उसका रीज़न मैंने बताया, डीएनए और प्रोटीन का डिफरेंस जो है उसके बेस पर। अब देखिए उन्होंने किया क्या और कैसे उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया। उनका जो वर्क था, दे वर्कड ऑन वायरस T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपने मोनेरा में वगैरह में पढ़ा भी होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बैक्टीरियोफेज आर द वायरस विच आर पैरासिटिक ऑन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पर पैरासिटिक होते हैं, बैक्टीरिया की सेल में इंसर्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया की सेल को खत्म कर देते हैं, ये वायरस होते हैं। T2 बैक्टीरियोफेज, इट इज पैरासिटिक ऑन E. coli।
ये ई कोलाई बैक्टीरिया पर पैरासिटिक वायरस था, इन्होंने इसको यूज़ किया। अच्छा, वायरस यूज़ करने में फ़ायदा क्या है? जो T2 बैक्टीरियोफेज होता है, इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। वायरस में सेल नहीं होती, हम जानते हैं। वायरस 2 ही चीज़ों का बना है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल नहीं है। और हमें भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए में से तो कंफर्म करना है, इसलिए ये सबसे बढ़िया मटेरियल रहता है। अब इसमें T2 बैक्टीरियोफेज में 2 कंपोनेंट है, एक तो प्रोटीन कोट होता है चारों तरफ, प्रोटीन कोट कैप्सिड भी कहते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड के नाम पर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एक हेड एंड टेल वाला टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें एक हेड होता है पार्ट और टेल के साथ इसमें एक स्प्रिंग लाइक नेक होती है, और इसके अलावा इसमें टेल फाइबर्स होते हैं। ये हम वायरस पढ़ते हैं, वहाँ भी बताया जाता है। और इसके अंदर होता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये टेडपोल लाइक हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। इसमें 2 ही चीज़ें हैं, प्रोटीन और डीएनए, ठीक है। और ये जो होता है बैक्टीरियोफेज अपने लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की हेल्प से कंप्लीट करता है। एक्चुअली क्या है, देखिए, हर्शे और चेज वास्तव में अगर आपको मैं बताऊं तो हर्शे और चेज जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। वो तो इनके एक्सपेरिमेंट में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो कंफर्म हो गया। अदरवाइज हर्शे और चेज ये काम नहीं कर रहे थे। हर्शे और चेज का मेन काम था T2 बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को कंफर्म करना। ही वाज स्टडीइंग ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जब हम पढ़ते हैं, वायरस जब हम पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ भी बताया जाता है कि वायरस की लाइफ साइकिल 2 तरह से चलती है। एक लाइटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है, ठीक है। ये थोड़ा वायरस वाला पार्ट है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। वायरस के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जब ये लिविंग सेल के टच में नहीं होता, कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, तो ये नॉन लिविंग क्रिस्टल्स की तरह पड़ा रहता है। और जैसे ये लिविंग सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये भी लिविंग की तरह काम करता है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिना होस्ट के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अपना सारा काम होस्ट सेल में करता है, मल्टीप्लाई भी करता है और फिर बाहर आ जाता है। इनके मल्टीप्लिकेशन की 2 तरह की साइकिल है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। और हर्शे और चेज लाइटिक साइकिल कंफर्म कर रहे थे। एक्चुअली क्या है, लाइटिक साइकिल में होता ये है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरियोफेज जाकर के बैक्टीरिया पर बैठ जाता है। आप देखिए, मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। They was actually working on lytic cycle of virus, जो बात कर रहा हूँ मैं हर्शे और चेज की। अब लाइटिक साइकिल होती क्या है, देखो, ये जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, वायरस आया और ये इस पर बैठता है, अपने टेल पिन फाइबर्स होते हैं, टेल पिन्स होती है, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया पर अच्छे से पकड़ लेता है। फिर ये सेल वॉल में ड्रिल करता है और ये कंप्रेस होता है, अपने डीएनए को ये इस बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। ये इस तरह से इसका डीएनए जो है वो सेल में आ गया, प्रोटीन बाहर रह गया, डीएनए अंदर आ गया। ये तो आज हम लाइटिक साइकिल कंफर्म जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन तो बाहर रह गया, अब ये जो डीएनए अंदर आया वायरस का, ये डीएनए रिप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत सारे डीएनए बन जाते हैं। वायरस का ये डीएनए बैक्टीरिया की सेल को टेक ओवर कर लेता है, उसका कंट्रोल पूरा वायरस का डीएनए करता है। बैक्टीरिया का डीएनए डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरी सेल वायरस के डीएनए से भर जाती है। फिर वायरस का ये डीएनए अपना प्रोटीन बनाता है, इसमें जीन होते हैं, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन कोड बाहर रह गया था, वैसे के वैसे खाली प्रोटीन कोड बन जाएंगे। और इसमें सारा रिसोर्सेज वो होस्ट का यूज़ कर रहा है, सेल का। तो देखिए, अभी वायरस के डीएनए भी हैं बहुत सारे, और अब प्रोटीन के खाली कवर बन गए। अब एक एक प्रोटीन कोड में एक एक डीएनए चला जाता है और वायरस पार्टिकल कंप्लीट बन जाता है। पूरी सेल में खूब सारे वायरस पार्टिकल भर जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये काम कंप्लीट होता है, तब ये वायरस पार्टिकल सेल के सेल वॉल को बर्स्ट करके तोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं लाइसिस ऑफ सेल। सेल ब्रेक हो जाती है, सेल बर्स्ट हो जाती है, सारे वायरस रिलीज हो जाते हैं और फिर से ये नए किसी सेल को फिर इन्फेक्ट करेंगे। ये लाइफ साइकिल चलती है, बहुत फटाफट भी होती है ये। और एक वायरस ने इन्फेक्शन किया था और हज़ारों लाखों वायरस निकल आते हैं। ये कहलाती है लाइटिक साइकिल, क्योंकि इसमें सेल का वो लाइसिस कर देता है लास्ट में। अब इस पूरी साइकिल में हर्शे और चेज के सामने कन्फ्यूजन इस बात का था, ये तो आज हम जानते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि वायरस बैठा और उसने अपना डीएनए इंसर्ट किया, जो अंदर जाके नए वायरस बनाते। हर्शे और चेज यही चीज़ कंफर्म करना चाह रहे थे कि वायरस अपना कौन सा कंपोनेंट सेल में इंसर्ट करता है, ये दिखता थोड़ी। अब इसमें 3 कंडीशन थी कि या तो वायरस अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा होगा, या वायरस अपना प्रोटीन इंसर्ट कर रहा होगा,
या हो सकता है दोनों ही अंदर चले जाते हों, पूरे ही वायरस, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बनती नहीं है। हाँ, यहाँ ये ज़रूर है कि जो पार्ट अंदर गया सेल में उसी ने जाके नए वायरस बनाए, इसका मतलब वो जेनेटिक मटीरियल है जो नए ऑर्गेनिज्म बना पा रहा है। तो अगर हम ये कंफर्म कर लें कि विच पार्ट ऑफ द वायरस गेट एंटर्ड इन द सेल, वी कैन ऑल्सो कंफर्म द जेनेटिक मटीरियल। और इसीलिए हर्शे और चेस के इस लाइटिक साइकिल के एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटीरियल भी कंफर्म हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये वायरस की लाइटिक साइकिल को इनके एक्सपेरिमेंट में हम कंफर्म करेंगे। ये लाइटिक साइकिल एक और होती है वायरस में, लाइसोजेनिक साइकिल, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ी इलोंगेटेड साइकिल है। शुरू तो वैसे ही होगी कि वायरस ने अपना डीएनए इंसर्ट किया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि ये डीएनए अंदर जाके बहुत सारे डीएनए बना देता है। अगर लाइसोजेनिक साइकिल होती तो क्या होता है, ये वायरस का डीएनए जाकर के होस्ट डीएनए से अटैच हो जाता है। मतलब वायरस अभी कुछ नहीं करता, अपना डीएनए अंदर गया, उसका डीएनए जाके बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है और साइलेंट हो जाता है। बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल जैसे लाइफ सर्वाइव कर रहा है वैसे कर। फिर एक बैक्टीरिया से डिवाइड होकर 2 हो गए, 2 से 4 बैक्टीरिया भी तो डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो वो वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया के डीएनए से लगा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई होता रहता है साथ साथ, और जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे सब में पहुंच जाएगा। तो एक साइलेंट फेज चलती है, लेटेंट फेज। इस दौरान वायरस कुछ नहीं करता, बस वो चलता जा रहा है, जितने बैक्टीरिया बन रहे सब में पहुंच गया। अब काफ़ी जनरेशन बाद सडनली फिर ये वायरस का डीएनए वापस अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हुआ और उसके बाद वापस यहीं से काम शुरू। अब वो वायरस का डीएनए फिर बहुत सारी कॉपी बनाएगा, फिर वही बहुत सारे वायरस बनेंगे और रिलीज हो जाएंगे। इसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। हालांकि हमें यह नहीं पढ़नी है, हम यहाँ लाइटिक की बात करें। लाइटिक लाइसोजेनिक में फ़र्क इतना है कि लाइटिक साइकिल एक ही बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ और वहीं से वायरस बन के निकल आए। लाइसोजेनिक में वायरस बैक्टीरिया को एक को इन्फेक्शन करता है, लेकिन बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वो हज़ारों बैक्टीरिया में पहुँच जाता है और फिर सब में से वायरस बन के निकलते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल में टाइम लगता है, लेकिन वायरस बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि उसमें वो चुपचाप चलता रहता, कई बैक्टीरिया में पहुंच जाता, वो एक अलग चीज़ है। अब लाइटिक साइकिल कंफर्म करनी थी तो हर्शे और चेस ने देखो क्या दिमाग लगाया। उन्होंने कहा वायरस में 2 ही चीज़ हैं, प्रोटीन और डीएनए। कौन सा सेल में जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है यही अपने को कंफर्म करना है। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। ठीक है, अब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उन्होंने रेडियो एक्टिव वायरस बनाए। एक वायरस ऐसा तैयार किया गया जिसमें फास्फोरस को रेडियो एक्टिव रखा। तो फास्फोरस जैसे रेडियो एक्टिव डालेंगे तो वायरस का कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, फास्फोरस किस में होगा, डीएनए में। तो जैसे रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज करेंगे तो वायरस का केवल डीएनए वाला पार्ट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा। फिर एक बार सल्फर यूज किया गया रेडियो एक्टिव, तो वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट रेडियो एक्टिव हो गया, डीएनए जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहा। इस तरह से उन्होंने 2 टाइप के रेडियो एक्टिव वायरस तैयार किए। ठीक है, फिर उन वायरस का इन्फेक्शन करा करके देखा गया कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ गए, उससे सारी चीज़ें ट्रेस की गई। उनका एक्सपेरिमेंट देखिए, उनके एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले तो वो रेडियो एक्टिव वायरस बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको वो यूज़ करेंगे। प्रॉब्लम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वायरस तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कल्चर कैसे करेंगे, सेल के बाहर तो सर्वाइव ही नहीं करता। देखो उन्होंने कैसे बनाए। इनके एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट कई बार बुक्स में नहीं दिखाया जाता, इवन एनसीईआरटी ने भी नहीं दिखाया। उन्होंने भी डायरेक्ट मान लिया है कि उन्होंने रेडियो एक्टिव वायरस बना ही। तो रेडियो एक्टिव वायरस कैसे बने, छोटा सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखिए इनके एक्सपेरिमेंट का जो पहला पार्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डेवलप रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज। अब रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफेज कैसे बनाए, तो उनका देखिए एक्सपेरिमेंट किस स्टेप्स में बना रखी। सबसे पहले उन्होंने 2 अलग अलग कल्चर मीडियम लिए टेस्ट ट्यूब में। ई कोलाई के कल्चर मीडियम लिए गए क्योंकि वायरस अकेला कभी कल्चर नहीं होगा, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट चाहिए। होस्ट कौन है, ई कोलाई। तो उन्होंने ई कोलाई का कल्चर लिया और ई कोलाई का कल्चर लिया, कल्चर मीडियम लिया। टेस्ट ट्यूब कल्चर तो जानते हो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम डाला और उसमें ई कोलाई डाल दी ताकि उनको ग्रो होने दें। यहाँ उन्होंने जानबूझकर एक कल्चर मीडियम में सल्फर और एक में फास्फोरस रेडियो एक्टिव रखा। नॉर्मल जो कल्चर मीडियम होता है उसमें बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, सल्फर को रेडियो एक्टिव डाला गया, इधर फास्फोरस। कल्चर मीडियम में रॉ मटेरियल होता है जिसको यूज़ करके सेल ग्रो होती है। तो इन्होंने यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 2 कल्चर मीडियम बनाए, दोनों में ई कोलाई डाल दिए। अब ई कोलाई तो थोड़े थोड़े डाले, ये ई कोलाई कल्चर मीडियम में जा करके कल्चर मीडियम को यूज़ करके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, नए नए ई कोलाई बनेंगे। तो अब इन दोनों को इन कल्चर ट्यूब में दे आर कल्चर्ड फॉर सेवरल जनरेशन, लगातार कल्चर करते गए।
तो नए नए बैक्टीरिया बनते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। अब जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो कल्चर मीडियम से यूज होगा ना। तो इस ट्यूब में जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे और सारे रॉ मटेरियल के साथ साथ सल्फर भी यूज होगा, तो सल्फर इन सारे नए बैक्टीरिया में कौन सा जाएगा? रेडियो एक्टिव। और यहाँ फास्फोरस रेडियो एक्टिव। तो कुछ जनरेशन्स की कल्चर के बाद नाउ इन कल्चर ट्यूब, यही कल्चर ट्यूब है, ई कोलाई इसमें काफी सारे ग्रो हो गए विद सल्फर 35, या सल्फर 35 वाले ई कोलाई या फास्फोरस 32 वाले ई कोलाई। ये सल्फर उनके अमीनो एसिड में, प्रोटीन में होगा, ये फास्फोरस उनके न्यूक्लियोटाइड में होगा, डीएनए में होगा। समझिए। तो पहले तो हमने रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया बनाए। अगर हमें रेडियो एक्टिव वायरस चाहिए तो पहले रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया बनाने पड़ेंगे, फिर उस पर वायरस बनाए। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो हमने नॉर्मल ई कोलाई को रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में ग्रो किया सेवरल जनरेशन तक, तो रेडियो एक्टिव ई कोलाई बने। रेडियो एक्टिव ई कोलाई विद सल्फर 35, रेडियो एक्टिव ई कोलाई विद फास्फोरस 35। अब इसमें क्या किया उन्होंने? T2 बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करा दिया। करना कुछ नहीं, इन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा बैक्टीरियोफेज डाल दिया और इनको भी रख दिया, ग्रो होने दिया, कल्चर होने दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज तो थोड़े से अंदर गए, अंदर जाते या तो बहुत सारे ई कोलाई, खूब सारा कल्चर हो चुका है, तो बैक्टीरियोफेज को खूब सारी होस्ट सेल दिखेंगी, तो वो फटाफट मल्टीप्लाई करता लाइटिक साइकिल चलाएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज अंदर आया, इसने अपना इन्फेक्शन किया सेल को, जो भी पार्ट इसका सेल में गया, जो भी रहा, और ये सेल की चीजें यूज करके नए बैक्टीरियोफेज बनाएगा। तो जब हमने इनको कल्चर किया फॉर सेवरल जनरेशन, तो जितने यहाँ नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे ये अपना सारा मटेरियल सेल से लेंगे। तो जहाँ जब सल्फर चाहिएगा तो सल्फर भी तो सेल से लेंगे, और यहाँ सल्फर रेडियो एक्टिव है और वो सल्फर बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में यूज होगा। तो होगा क्या? इससे ऑल T2 बैक्टीरियोफेज है सल्फर 35 इन देयर प्रोटीन कोट। इसी कल्चर ट्यूब में हमने बैक्टीरियोफेज डाल दिया और कल्चर होने दिया। तो आफ्टर सेवरल जनरेशन यहाँ जो बैक्टीरियोफेज होंगे उनके अंदर सल्फर इनकॉर्पोरेट होता जाएगा उनके प्रोटीन कोट में। मैं अगर इस कल्चर ट्यूब का एक वायरस बनाऊं तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए ये मैंने अलग कलर से बनाई। जो प्रोटीन कोट है इसमें सल्फर 35 रेडियो एक्टिव है और डीएनए जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव नॉर्मल है। क्योंकि सल्फर रेडियो एक्टिव था तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव बना। ठीक ऐसे दूसरी कल्चर ट्यूब में भी हमने बैक्टीरियोफेज ऐड किया। अब इसमें भी इसको ग्रो होने दिया। तो यहाँ जो T2 बैक्टीरियोफेज थे इनमें फास्फोरस 35 आया और वो भी किस में आया? इनके डीएनए। तो ये इस तरह का बनेगा। प्रोटीन कोड तो नॉन रेडियो एक्टिव है और डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव है विद फास्फोरस 32। समझ में आई बात? तो यहाँ इस तरह से उन्होंने 2 टाइप के रेडियो एक्टिव लेबल्ड बैक्टीरियोफेज बनाए। एक बैक्टीरियोफेज वो जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, एक वो जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव था। इसके लिए उन्होंने पहले रेडियो एक्टिव ई कोलाई होस्ट तैयार किया। ई कोलाई को रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में ग्रो करते गए, रेडियो एक्टिव ई कोलाई बने, फिर उसमें बैक्टीरियोफेज डाला और उनको ग्रो किया। तो धीरे धीरे बैक्टीरियोफेज भी रेडियो एक्टिव हो गए और वो भी सल्फर 35 यानी प्रोटीन रेडियो एक्टिव वाले और डीएनए रेडियो एक्टिव वाले 2 तरह के। हमारे पास ये कल्चर ट्यूब है, हमें को बैक्टीरिया वायरस दिखते नहीं है। ये कल्चर ट्यूब है, इसी के अंदर ये है। बता ये 4 इसका एक एग्जाम मैंने वायरस बनाया। अब रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बन गए। अगला काम क्या था? अब हम उनके पास रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज हैं, अब बस वो चेक करना है कि सेल में कौन जाता है कौन नहीं जाता है। तो उन्होंने 3 स्टेप में काम किया। ठीक है, अब उन्होंने नॉर्मल ई कोलाई ली, ये तो रेडियो एक्टिव है, ये ट्यूब तो अलग है। अब देखिए इनके बाद एक्सपेरिमेंट का अगला हिस्सा कौन सा था? नेक्स्ट पार्ट जो था, आफ्टर दिस देयर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उन्होंने क्या किया? बिल्कुल नॉर्मल ई कोलाई का कल्चर लिया। ये जो है ये ई कोलाई का नॉर्मल कल्चर है, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये नॉन रेडियो एक्टिव कल्चर है, दोनों में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं। अब इसमें हमने T2 बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव डाले 2। वो जो हमारी पीछे पहले की जो 2 ट्यूब थी उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाला। जो इससे पहले वाला पार्ट था ये, इन दोनों ट्यूब में से थोड़ा बैक्टीरियोफेज निकाला और उसको इसमें लाके डाल दिया। T2 बैक्टीरियोफेज विद सल्फर 35। ई कोलाई नॉन रेडियो एक्टिव है और नॉन रेडियो ई कोलाई में T2 बैक्टीरियोफेज हम रेडियो एक्टिव डाल रहे हैं। यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव, ये सल्फर वाला, ये फास्फोरस है। अब ये तो नॉन रेडियो एक्टिव ई कोलाई है। अब ये जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो वायरस फिर से ई कोलाई का इन्फेक्शन करेगा। तो मैंने इसकी एक एक सेल इस कल्चर ट्यूब में क्या हो रहा होगा वो बनाई है कि जैसे हमने इसमें बैक्टीरियोफेज डाला, अब देखो इस बैक्टीरियोफेज का सल्फर 35 यानी कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है
डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था, ये इस पर बैठा और अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि डीएनए अंदर गया, अभी ये कन्फर्म भी होगा। देखिएगा इधर क्या था, यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव है क्योंकि सल्फर फास्फोरस है, तो देखिए इसका जो T2 बैक्टीरियोफेज है ये इस तरह से बैठा बाहर, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन और डीएनए अंदर गया। ये इन्फेक्शन, सबसे पहले तो इन्फेक्शन किया, तो इसमें करना कुछ नहीं है, नॉर्मल ई कोलाई की कल्चर ट्यूब ले ली और उसमें बैक्टीरियोफेज डाल दी, तो इस तरह से इन्फेक्शन होगा। ये सारी सेल्स में होगा यहाँ, ठीक है। इन्फेक्शन होते हम इसमें करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब इस कल्चर लिक्विड मीडियम को अच्छे से हिला देते हैं। ब्लेंडर होता है जैसे घर में, तो कोई भी चीज़ शेक करनी हो तो ब्लेंडर चलाते, ग्लास में ब्लेंडर चला सकते, तो इसके अंदर ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से विगरसली शेक कर लेते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जो प्रोटीन इसके साथ अटैच है, वायरस का जो पार्ट इसके साथ अटैच है, चिपका हुआ है बैक्टीरिया पर, अच्छे से तेजी से विगरसली हिलाएंगे तो अलग अलग हो जाए। ब्लेंडिंग सेपरेट्स ई कोलाई एंड प्रोटीन को, तो ये सेपरेट कर देता है। तो अब देखो सेल अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग अलग हो गए, लेकिन है ये कल्चर ट्यूब में, ठीक है। अब प्रोटीन कोट अलग हो गए, सेल अलग हो गई, और ये सारे इसी कल्चर के अंदर हैं, इसी ट्यूब में है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है सेपरेशन का, इस पूरे लिक्विड को एक एक्सिस के अलोंग तेजी से घुमाया जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इस सॉल्यूशन में जितनी हैवी मटेरियल होंगी वो बॉटम में इकट्ठी हो जाती है एज ए पैलेट, और हल्का जो पार्ट होता है वो ऊपर रह जाता है। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में ऐसी सिचुएशन दिखेगी। अब देखो प्रोटीन कोट और सेल है, हैवी कौन होगा? ऑब्वियस बात है पूरी सेल होगी। प्रोटीन कोट तो हल्का होगा, तो जितनी सेल होती है ई कोलाई की वो सब नीचे इकट्ठी हो जाती है, और बाकी लिक्विड ऊपर रह जाता है, और इसी लिक्विड में ये प्रोटीन रह जाता है। तो ये जो छोटी सी एक पैलेट बन जाती है सेल की, और ये बाकी ऊपर के लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। दोनों तरफ ऐसा ही मिला, सेल सारी नीचे इकट्ठी हो गई। अब उनका आखिरी काम ये था कि अब ये चेक करो कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। उन्होंने देखा कि अपने पहले एक्सपेरिमेंट में जहाँ सल्फर रेडियो एक्टिव चल रहा है उस केस में देखा गया तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड था ऊपर, इसके अंदर सल्फर की रेडियो एक्टिविटी ऑब्टेन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन मेजर की जा सकती है। तो उनको रेडियो एक्टिविटी ऑफ सल्फर 35 ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड वाइल इन पैलेट इन सेल जो इकट्ठी हो रही है, ये नॉन रेडियो एक्टिव था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सल्फर 35 चल रहा है, सल्फर प्रोटीन में होगा और प्रोटीन की रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में आ रही है, इसका मतलब प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गया। जो सेल में जाएगा तो सेल के साथ रेडियो एक्टिविटी आनी चाहिए, वो आपको दूसरे में मिलती है। जहाँ फास्फोरस 32 लिया वहाँ देखो सुपरनेटेंट लिक्विड नॉन रेडियो एक्टिव मिला, और जो पैलेट थी सेल्स उसमें हमें फास्फोरस 35 की रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई। दोनों एक्सपेरिमेंट से एक ही बात कंफर्म हुई कि डीएनए गेट एंटर्ड इन द सेल एंड प्रोटीन रिमेन आउटसाइड, because when we take radioactive protein, radioactive sulfur, so then the radioactivity observed in supernatant liquid. When we take phosphorus as radioactive and radioactive DNA, the DNA radioactivity was observed in cell. सेल में डीएनए की फास्फोरस की रेडियोएक्टिविटी मिलने का मतलब है कि फास्फोरस या डीएनए सेल में गया, प्रोटीन बाहर रह गया। दोनों एक्सपेरिमेंट में एक ही बात नजर आती है। ये जो उनका सेकंड पार्ट है 3 स्टेप वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमें फिर भी दिया जाता कई बार, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है। उन्होंने ये मान लिया कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज आ गए। हमने यहाँ पर ये भी आपको बताया कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज कैसे आए। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें हमने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज कैसे बनाया कल्चर के थ्रू वो बताया। अब इन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज को फिर उन्होंने कैसे यूज किया और कैसे उनको पता चला, ये सेकेंड पार्ट है इनका। इससे पूरे एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, देखिए इनका कंक्लूजन क्या था कि इन बोथ द एक्सपेरिमेंट it was clear that during the lytic cycle of T2 bacteriophage what happened, protein coat remain outside. कैसे कंफर्म कर रहे हैं? रेडियोएक्टिविटी ऑफ सल्फर 35 ऑब्जर्व्ड इन सुपरनेटेंट लिक्विड, इसलिए हम कह रहे प्रोटीन बाहर रहा। एंड डीएनए गेट एंटर्ड इन होस्ट सेल बिकॉज रेडियोएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस ऑब्टेन इन पैलेट सेल्स, ठीक है। एंड द डीएनए विच एंटर्स इन द सेल, जो सेल में गया उसने नए वायरस बना विच फॉर्म्स न्यू T2 बैक्टीरियोफेज न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना पा रहा है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल। हर्शे और चेस के इस एक्सपेरिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि ये रेडिएशन बेस्ड काम था और रेडिएशन बिल्कुल सही मेजर होती है और विजिबल दिखाई दी जाती है, रेडिएशन ट्रेस की जा सकती है इनफैक्ट।
ठीक है। 1950 के इस हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बाद अब कोई डाउट नहीं कि हाँ कोई और जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इट इज़ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये अनइक्विवोकल फाइनल प्रूफ कहलाता है। तो डीएनए के फेवर में 3 एविडेंस हमें एनसीईआरटी में दिए गए, वही हमने पढ़े। पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा है एवरी मैक्लोइडी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इससे जाकर ये कंफर्म हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एनसीईआरटी में ये तीनों एक्सपेरिमेंट ब्रीफ में कुछ पैराग्राफ्स में विद सम डायग्राम दे रखे हैं, उसको साथ साथ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल कहीं कहीं पर है, तो थोड़ा ढंग से समझ लें। और हर्शे और चेज में केवल बाद वाला हिस्सा दे रखा उन्होंने रेडियो एक्टिव बनाने के बाद का। ओके, तो ये तो हमारा चैप्टर का पहला सेगमेंट था, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि कैसे आखिर हमने ये कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तीनों एक्सपेरिमेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आते हैं और अलग अलग पूछे जाते हैं। ग्रिफिथ ने काम क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद में हम चैप्टर का अगला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ओके।